एनएसई ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट का ट्रेडिंग टाइम बढ़ाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अर्जी दी है। क्या है इस अर्जी में और क्या प्लान है एनएसई का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राम कृष्णन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या प्लान है एक्चुअली, आप क्या सबमिट किया है आपने रेगुलेटर को, क्या इंटेंट है आपका, क्या करना चाहते हैं? रेगुलेटर्स ने परमिशन दिया है एक्सचेंजेस को इन जनरल कि हम लोग 11:55 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जनरल एनेबलमेंट है सेबी से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए अगर एक्सटेंड करना है बिजनेस टाइम तो लेकिन हमने वो एज सच नहीं किया है कुछ। हमने तो बहुत डिस्कशंस किए हैं, वर्किंग कमेटी सेटअप किया और पिछले 9 महीने से हम ब्रोकर्स के साथ लगातार इस विषय पे चर्चा करते जा रहे हैं। सबका व्यू पॉइंट लिया हमने, ना सिर्फ ब्रोकर्स का पर एसेट मैनेजर्स का भी लिया है, फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी लिया है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन था ये कमिटीज़ में। और सबका डिस्कशन होने के बाद हमको ये ऐसा लगा कि कैश इक्विटी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यही फीडबैक आया था कमिटी से और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन सब से। तो हमने कैश इक्विटी को अलग रख छोड़ दिया, एज इट इज़ 330 को जो क्लोज है वैसा ही रहेगा। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे सबका यही सजेशन है कि शाम का एक सेशन रखना ज़रूरी है, एज अ स्मॉल स्टार्ट, छोटा सा एक शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं कैसे इसको ले जाना है। तो हमने 6 बजे से 9 बजे के बीच एक सेशन के लिए अप्रूवल के लिए मांगा है, एक अप्रूवल मांगा है सेबी से, एक लेटर भेजा है हमने। और जैसे कि मैंने बोला, ये हम जो भी कर रहे हैं ये ब्रोकर्स के सहमति के साथ कर रहे हैं और मेजॉरिटी व्यू पॉइंट के साथ कर रहे हैं और रेगुलेटर के अप्रूवल के बाद ही करेंगे। एक बात आपने कही कि आपने ब्रोकर से ओपिनियन लिया है, ठीक है, लॉजिक क्या है, क्यों करना चाहते हैं आप ये? नहीं, ये देखिए ऐसा है, अभी ये दुनिया जो है एकदम इंटरकनेक्टेड हो गया है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक उदाहरण के तौर से। आप देखेंगे कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले एक बैंक कोलैप्स हो गया था यूएस में। उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ज़रूर आता है। ऐसे ग्लोबली कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है तो हमारे मार्केट्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, नेचुरल है, क्योंकि सब कंट्री एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हो गया है, इंटरकनेक्टेड हो गया है। इसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स को भी एक मौका होना चाहिए, डोमेस्टिक इंडियन इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो रिस्क को हेज करने के लिए। अब नहीं तो रिस्क ओपन रहता है अगले सुबह तक, वो गैप अच्छा नहीं है। हम अपने इन्वेस्टर्स के हित में ऐसे सोचने लगे कि शायद ये करने का अभी समय आ गया है, इसलिए हमने इस विषय पे थोड़ा डिस्कशन शुरू किया। हमने थ्रू आउट दिस प्रोसेस यही सोच रखा था कि जो मेजॉरिटी व्यू है वैसे ही करेंगे, ताकि सबको इसमें इस जर्नी में, सबको इस सफ़र में वो सेटिस्फैक्शन मिले कि हमारे कंसेंसस के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज़ और आपसे फिर से समझेंगे, क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों से शुरुआत होगी और आगे कहाँ तक जाने का, यानी क्या क्या प्रोडक्ट आप इस जो 6 से 9 का पीरियड है इसमें आप ट्रेड करना चाहेंगे? शुरुआत हम इंडेक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि फीडबैक इसी पे मिला है, मेजॉरिटी फीडबैक। और सबका यही सजेशन है कि इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस को शुरुआती तौर पे लीजिए और स्टॉक ऑप्शन, सिंगल स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स बाद में देखेंगे। तो उसके हिसाब से हमने इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स का ही सोच रखा है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं 6 से 9 बजे तक और देखते हैं कैसे इसको आगे बढ़ा जाए। और एक बात भी है अभी, क्योंकि कमोडिटीज़ में आप देखेंगे तो 12 बजे तक ट्रेडिंग होता है। बहुत सारे मेंबर्स को ये आदत हो चुका है कि शाम के टाइम में उनके एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम करके उनका ये हो गया है, सिस्टम बैठ गया है। तो उसकी वजह से सबका कॉन्फिडेंस ये भी है कि ये इक्विटी डेरिवेटिव्स करने का भी टाइम आ गया है, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। तो ये है अपना सोच। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो सेटलमेंट होगा, ठीक है? तो सेटलमेंट कैसे होगा, एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये कि इन क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी है। तो अगर आपने शुरू किया 6 से 9 के बीच की ट्रेडिंग या जो भी एक्सटेंडेड आवर की ट्रेडिंग, तो क्या दूसरे एक्सचेंज के क्लियरिंग को और वहाँ के सिस्टम को भी आपको एक तरह से लूप में लेना पड़ेगा, या जब वो शुरू करेंगे तभी आप शुरू कर सकते हैं? क्या क्या होगा? सर देखिए, ऐसा है, अभी इंडिया में जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा है कि ट्रेडिंग आप कहीं पे भी कीजिए, कोई भी एक्सचेंज में, सेटलमेंट आप एक ही क्लियरिंग कॉरपोरेशन में जो आपका ही चॉइस है वहाँ पे आप सेटल कर सकते हैं।
ये सिस्टम है, इसी को इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं। तो ये सिस्टम लॉन्च हो गया कुछ साल पहले और अभी अच्छे से चल रहा है। तो अगर हमको एक्सटेंड करना है ट्रेडिंग आवर्स, तो दूसरे क्लियरिंग कॉरपोरेशन को भी तैयार हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्लाइंट में से कोई उनके क्लियरिंग कॉरपोरेशन में अगर सेटल कर रहा है तो लॉजिकली उनको तो तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये विषय कॉमन विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के हित में है और आगे बढ़ाने का लॉजिक भी सपोर्टेड लॉजिक है, क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स भी यही चाहते हैं। तो ये ऑपरेशनल प्रोसेस और मॉडलिटीज़ जो भी है वे वर्कआउट करेंगे आगे अगले कुछ महीनों में। हमको कोई जल्दबाजी नहीं है ये रोल आउट करने में। हम अच्छे से इस पे सोच विचार करके दूसरे क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ और मार्केट के साथ काम करेंगे, सबके साथ काम करेंगे और इसको रोल आउट करना इम्पॉर्टेंट भी है, पर अच्छे से रोल आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा T+1 रोल आउट हुआ था, जहाँ पे एक भी कंप्लेंट नहीं आया किसी से भी, वैसे ही इस पे भी एक भी कंप्लेंट नहीं आएगा और वो उसका हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ है कि इसमें क्या सेबी को कोई रेगुलेशंस भी बदलने पड़ेंगे, और दूसरी बात आपने कहा कि वैसे कोई जल्दबाजी में नहीं है आप, फिर भी आपने कोई इंटरनली एक टाइमलाइन सेट की होगी कि अगर सितंबर के अंत में मिल जाए या अक्टूबर के अंत में मिल जाए तो आप कब तक रोल आउट मिले, यानी आपका जो अप्रूवल मिलेगा और आपका जो रोल आउट का टाइमिंग होगा वो उसके लिए आप कितना वक्त आप मानकर चल रहे हैं कि आपको लगेगा? देखिए, हमने ऐसा ग्रैनुलरली हमने सोचा नहीं है कि ये टाइमलाइन के हिसाब से जाना है। ये ब्रोकर्स का मांग है, एसेट मैनेजर्स का मांग है, मार्केट का मांग है। हम तो एक्सचेंज है, अगर मार्केट का मेजॉरिटी व्यू यही है तो इसको इम्प्लीमेंट करना हमारा फ़र्ज़ है। एज एन इंस्टीट्यूशन हम लोग सेटअप किए गए हैं टू सर्व द सोसाइटी, तो उस हिसाब से ही हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेगुलेटरी परमिशन मिल जाता है उसके बाद वापस हम एक डिस्कशन मोड में जाएंगे। बाकी क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को भी तैयार होना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को भी तैयार होना पड़ेगा। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम शायद चाहिए होगा, क्योंकि टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर उनका टेक्नोलॉजी शटडाउन होता है, तो उसकी वजह से वो लोगों को तकलीफ नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए हम सबका थोड़ा इनपुट लेके फाइनलाइज करेंगे और उसके बेसिस पे फिर डेट अनाउंस करेंगे। इसमें सेबी का अप्रूवल हमेशा, ऐसे कोई भी इनिशिएटिव में सेबी का अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा, हम लेंगे, क्योंकि इनेबलमेंट ज़रूर है। सेबी ने हमको इनेबल किया है 11/55 तक एक्सटेंड करने के लिए, पर वो जनरल इनेबलमेंट है। ये स्पेसिफिकली जब हम कुछ भी करने जाएंगे तो सेबी के ब्लेसिंग्स के बिना नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि ऑपरेशनल पार्ट आपने कहा कि मैनेज हो जाएगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लोग मार्केट में इस दौरान गड़बड़ियाँ ना करें, कोई गलती नहीं करें। तो ये जो सर्विलांस का मैकेनिज़्म है, ये भी क्या उस तरह से ही आप कर पाएंगे जितना नॉर्मल ट्रेडिंग आवर में करते हैं 9:15 से 3:30 तक, या ये कैसे होगा? सर्विलांस चूँकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, वरना मार्केट में गड़बड़ियाँ होने की भी आशंकाएँ रहेंगी। देखिए, हमारे रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में जो कलीग्स हैं वो इसके बारे में ऑलरेडी सोच रहे हैं और ज़रूर उनके मैकेनिज़म्स उतने ही स्ट्रांग होंगे जितना नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम में होता है। इस पे मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि डिटेल्स आर स्टिल बीइंग फाइनलाइज्ड। बट आपने जो पहले पूछा था कि इसका सेटलमेंट कैसे होगा, उसका जवाब ये है कि जो भी शाम के सेशन में ट्रेड्स होंगे वो सब अगले दिन के ट्रेड्स के साथ जुड़े जाएंगे और सेटलमेंट वो जो अगले दिन का होगा उसके हिसाब से होगा। यानी अगर 25 तारीख की शाम का 6 से 9 का सौदा जो होगा तो वो 26 तारीख को होगा या 27 तारीख को सेटलमेंट होगा? 26 तारीख के ट्रेड्स के साथ गिना जाएगा और सेटलमेंट अगले दिन होगा। हाँ, 27 को होगा। 27 को होगा, अज्यूमिंग सारे दिन वर्किंग डेज हैं। आपने एक बात कही कि आपने सारे ब्रोकर्स की ओपिनियन ली है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा व्यू जो छोटे ब्रोकर्स का है वो ये कहते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद इस पर बात आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो छोटे ब्रोकर्स हैं शायद वो उतनी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय ना कर पाएँ, शायद वो उतने लोग डिप्लॉय ना कर पाएँ, या वो उतने खर्चे ना कर पाएँ और उसके मुकाबले में उतना मुनाफा ना कमा पाएँ। तो उनको आप कैसे ऑन बोर्ड करेंगे, उनको आप कैसे अपने साथ लाएंगे? देखिए सर, कोई भी ऐसे इनिशिएटिव में किसी न किसी का तो थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो
जो टाइम मांगते हैं, थोड़ा और टाइम दीजिए, पर ये करना ज़रूरी है, वो मान के चलते हैं कि नहीं इसको करेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट्स अपना अभी हाल ही में ख़त्म हुए हैं। और फिर कोई कोई छोटे ब्रोकर्स होंगे जिनको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, जिनके लिए मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको शाम के टाइम में किसी को डिप्लॉय करना पड़ेगा, वो शायद आज डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं और उनको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके जो क्लाइंट्स हैं वो किसी और के पास जा सकते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये दुनिया भर में आप देखेंगे तो दिस इज़ द राइट वे टू गो। हमको जो भी करना है वो जो सही है वो करना है, उस हिसाब से आप हमको सोचना है और देश के हित में और मार्केट के हित में सोचना है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो हम इसलिए ऐसे सोचते हैं कि ये करेंगे और धीरे धीरे सब लोग तैयार भी हो जाएंगे, और जिसको जैसे मदद चाहिए हम जितना मदद कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।